जी जनाब, ये सवाल अब हम करेंगे। क्वेश्चन है टेक्सिला लिमिटेड का, और इसमें काफ़ी मज़े मज़े की एडजस्टमेंट्स हैं। उन्होंने कहा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टेक्सिला लिमिटेड एज ऑन 30 जून 2020 इज एज फॉलोज। एसेट्स दिए हुए हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी दिया हुआ है। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है, 7 पॉइंट्स हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स है। तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्वेश्चन को पढ़ने का जो तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन की ओपनिंग पैराग्राफ पढ़ें, उसके बाद देखते देखते नीचे आ जाएं और रिक्वायरमेंट्स देखें। और रिक्वायरमेंट्स है प्रिपेयर द टीएल्स स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएफआरएस। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो तरीके हैं, एक है जी डायरेक्ट मेथड और एक है जी इनडायरेक्ट मेथड। अभी तक हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड पढ़ा है और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड भी अभी तक हम लोगों ने इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा है, डायरेक्ट मेथड नहीं पढ़ा। लेकिन जब भी क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कोई भी मेथड ना बताया हो तो फिर हमें इनडायरेक्ट मेथड को ही फॉलो करना चाहिए। अच्छा जी, तो फिर क्वेश्चन को जरा करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, इन्फॉर्मेशन को समझते हैं, क्वेश्चन की स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जी। ओपनिंग हमारे लेफ्ट साइड पे लिखे हुए, राइट साइड पे लिखे हुए हैं, क्लोजिंग हमारे लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के केस में अगर आप गौर से देखें तो देयर इज एन इंक्रीज। ओके, सही है, कोई बात नहीं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, देयर इज एन इंक्रीज। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? एक ऐसी प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड फॉर सेल, विच इज हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल पर्पजेस। ठीक है जी, ऐसी लैंड, ऐसी बिल्डिंग, ये IS 40 में हम लोगों ने पढ़ा था। इन्वेंट्रीज 180 से 205 की हो गई है, ये हमारा करंट एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। ले जनाब, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे ही आ जाए आपके जहन में वो बात आनी चाहिए जो हम लोगों ने, वो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट्स जो कि हाईली लिक्विड होती हैं उनको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनाते हैं। ठीक है जी, तो वो वाली बात हम लोगों ने जब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें देखी थी। तो अब यहाँ पे हमें वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो फायदा देगा, तो वो चीज भी यहाँ पे सवाल में आ गई है। कैश एंड बैंक बैलेंस जो है, ओपनिंग 6 था, क्लोजिंग 24 है, देयर हैज बीन एन इंक्रीज। ये हमारा वो जो एंड पर रिकंसिलिएशन बताते हैं उसमें जाएगा। सही है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी इंक्रीज है। तो यहाँ से दो एडिशनल बातें जो हमें पता चली हैं वो ये है कि एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंक्रीज है, सो देयर विल बी एन एडिशन, जो कि हमें इसका अकाउंट बना के पता चलेगा। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी एक एडिशन है जिसकी वजह से 120 से वो 290 पे चला गया। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में याद करें जरा, दो मॉडल होते हैं, एक होता है जिसका कॉस्ट मॉडल और एक होता है जी फेयर वैल्यू मॉडल। अगर तो ये एसेट कॉस्ट मॉडल पे प्रेजेंट हो रहा है, हमें नहीं पता, नीचे शायद इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो दिस मींस के 120 से वो कम होगा, यानी कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। लेकिन ये 290 पे चला गया, इसका मतलब है देयर इज एन एडिशन। लेकिन अगर ये एसेट फेयर वैल्यू पे है तो ज्यादा चांसेस इस चीज के हैं कि 290 अब इस एसेट की फेयर वैल्यू हो गई है एंड देयर इज नो एडिशन। बहरहाल ये दोनों चीजें हम देखेंगे। याद रहे कि IS 40 में आप एसेट को दो मॉडल्स पे प्रेजेंट कर सकते हैं, आइदर कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। कॉस्ट मॉडल ये कहता है कि एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल ये कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कि जनाब आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको फेयर वैल्यू गेन और लॉसेस के तौर पर रिकॉर्ड करना है, और उसी साल जिस साल इस एसेट की फेयर वैल्यू गेन आया है उसी साल आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। अच्छा, अगर ये फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो इसका जो प्रॉफिट आया है जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड किया हुआ है, ये नॉन कैश प्रॉफिट हो जाएगा जिसको कि हमें एडजस्ट करना पड़ेगा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जब हम एडजस्टमेंट्स कर रहे होंगे। सही है, तो ये छोटी छोटी चीजों सोचने के हवाले से अपने दिमाग को आपको ट्रेन करना होगा। आपका दिमाग इस तरह से सोचना शुरू करेगा तो फिर वो क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकेगा। खैर बहरहाल अभी हमें नहीं पता इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में, हमें सिर्फ ये पता है कि देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और तीसरी बात हमें इस साइड से अभी तक ये पता चली है कि जनाब ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं इनमें से वो इन्वेस्टमेंट जो कि हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएंगी। आगे चलते हैं जी, शेयर कैपिटल की बात करते हैं। 100 रुपए का एक शेयर है,
800 मिलियन के शेयर्स हमारे पास ओपनिंग थे और 1200 के क्लोजिंग है। इसका मतलब ये है कि 400 मिलियन के शेयर्स इशू किए गए हैं। 400 मिलियन के शेयर्स इशू किए गए हैं। और अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 400 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 4 मिलियन शेयर्स इशू किए गए हैं। 4 मिलियन शेयर्स। अब ये जो 4 मिलियन शेयर्स इशू किए गए हैं, ये ऐसे भी हो सकता है कि ये शेयर्स एक ही दफा में इशू कर दिए गए हों। ये ऐसे भी हो सकता है कि ये शेयर्स जो हैं वो ड्यूरिंग द ईयर आहिस्ता आहिस्ता करके दो तीन दफा करके इशू किए गए हों। हमें इन दोनों सिचुएशंस के लिए तैयार रहना। बहरहाल हमें ये पता है कि पूरे साल के दौरान 40 लाख शेयर्स या 400 मिलियन का शेयर कैपिटल हम लोगों ने इशू किया है। ओके, आगे चलते हैं। शेयर प्रीमियम भी है जी, 150 का शेयर प्रीमियम हो गया है, 150 से 290। तो ये शेयर जो हैं ये 4 मिलियन के हैं, ये ऑन प्रीमियम इशू किए गए हैं। सही है, या तो ये सारे के सारे 4 मिलियन शेयर प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, या सिर्फ इनमें से कुछ शेयर्स जो हैं वो प्रीमियम पे और कुछ फेस वैल्यू पे इशू किए गए हैं। सो ऑन एंड सो फोर्थ, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में अभी इंफॉर्मेशन हमें नीचे मिलेगी। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होगी तो फिर हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि ये 4 मिलियन शेयर्स एक ही दफा इशू हुए हैं और इनके ऊपर ये एक ही दफा ट्रांजेक्शन हुई है। सही है ना, फिर तो हम कोई और इन्फॉर्मेशन, कोई एग्जाम्पशन और नहीं ले सकते ना। रिटेन्ड अर्निंग में इंक्रीज है जी, 90 से 260 पे चला गया। रिटेन्ड अर्निंग में दो चीजें होती हैं, एक तो प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है और ऐड होता है, और उसमें से डिविडेंड माइनस होता है। तो उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस हमारा निकलता है। रीवैल्यूएशन सरप्लस, ले जनाब, कोई एसेट्स हमारे रीवैल्यूएशन पर भी चल रहे हैं और उस पर रीवैल्यूएशन सरप्लस भी है। अब अगर गौर से देखें इस इंफॉर्मेशन को तो हमें यहाँ से बड़ी मजे की बात पता चलेगी। देखें ना, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या होता है? जब हम एसेट को रीवैल्यू करते हैं तो हमारा एक रीवैल्यूएशन सरप्लस अराइज होता है। अच्छा, रीवैल्यूएशन सरप्लस को हम करते क्या है? उसको हम ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट टू विच दोज रीवैल्यूएशन सरप्लसेस रिलेट्स, उस एसेट की यूजफुल लाइफ के साथ साथ ही जैसे जैसे वो एसेट डेप्रिसिएट होता जाता है वैसे वैसे ही रीवैल्यूएशन सरप्लस भी थोड़ा थोड़ा रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर होता चला जाता है। रिटेन्ड अर्निंग बिल्कुल इससे ऊपर वाला अकाउंट है। सही है, तो आइडियली तो ये होना चाहिए कि ये जो एसेट है इसका ओपनिंग 200 है अगर, तो इसमें से कुछ निकल के रिटेन्ड अर्निंग में जाना चाहिए, लेकिन ये भाई साहब तो इंक्रीज हो गए हैं, 215 पे चले गए। तो ये सिर्फ तभी हो सकता है कि जब इस साल कुछ मजीद रीवैल्यूएशन सरप्लस भी आया हो। ठीक है, रीवैल्यूएशन सरप्लस इस साल भी कुछ हुआ है, कुछ हमारा ट्रांसफर हुआ है, कुछ रीवैल्यूएशन सरप्लस आया है, तो उसके बाद हमारा 215 का क्लोजिंग बैलेंस बना है। सही है जी। तो इट इज वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने क्वेश्चन को हर चीज को गौर गौर से देखना है कि व्हाट शुड बी द रीजन। तो इसको देखकर आई एम वेरी श्योर कि नंबर वन, कुछ ट्रांसफर हुआ है रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग में, क्योंकि ओपनिंग में 200 का रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ था। तो ये तो लाजमी तौर पे इसकी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, या वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि जनाब हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। क्या ख्याल है? याद करें, हम लोगों ने रिवैल्यूएशन सरप्लस में ये बात पढ़ी थी कि जनाब ये कंपनी की बिजनेस की मर्जी है कि वो रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग में मूव करे हर साल या ना करे। सही है, ये बात हमने की थी कि ये जो एंट्री हम लोग करते होते हैं हर साल रिटेन्ड अर्निंग्स रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, और हम लोग देखते हैं कि जिस रेट से एसेट डेप्रिसिएट हो रहा है उसी रेट से ये एंट्री करते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने ये सोचा था कि जनाब ये बात की थी कि ये स्टैंडर्ड अलाउ करता है लेकिन रिक्वायर नहीं करता कि लाजमी तौर पे आपने करनी है ये चीज। आप उस रिवैल्यूएशन सरप्लस को वहीं पे पड़ा रहने दे सकते हैं। तो अगेन सिर्फ ये वाली एक कंटीजेंसी हम लोग नीचे देखेंगे कि अगर एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली ये कह दिया हुआ कि जनाब ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है इसको हम मूव नहीं करते, हमारा जो है वो तरीका ही नहीं है कि हम रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन अर्निंग में आहिस्ता आहिस्ता करके मूव करते हैं, तो फिर हम देखेंगे कि ये 15 का इंक्रीमेंट फिर तभी आएगा कि जब कोई और एसेट रिवैल्यू हुआ है। लेकिन अगर उसने ये बात नहीं बताई तो देन वी विल अज्यूम कि वो रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग एंट्री करता होता है, उसने की है, क्योंकि ओपनिंग में रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ था तो वो तो डेफिनेटली मूव होगा। लेकिन क्लोजिंग उससे बड़ा होने का सीधा सीधा ये मतलब है कि साल और रिवैल्यूएशन हुई है। सही है जी। लॉन्ग टर्म लोन्स की बात करते हैं जी। 445 का लोन था, 367 का हो गया। लोन रिटर्न किया है आपने,
वेरी गुड। ट्रेड एंड अनदर पेबल्स 120 से 144 के हो गए। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ले जनाब, लोन हमेशा दो पार्ट्स में प्रेजेंट किया जाता है, एक हमारा लॉन्ग टर्म लोन है और एक उसका करंट पोर्शन है। कहने का मतलब ये है कि टोटल हमारा लोन ये दोनों फिगर्स को मिला के आएगा। ओके, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्वेश्चन की स्टोरियां बना रहे हैं, स्टोरीज के अंदर मजीद अगर कोई सिचुएशन अराइज हो तो उसको कैसे हैंडल करना है वो चीज हम देख रहे हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 240, फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 240 was acquired by issuing 2 million shares। ले जनाब, हमने एक इक्विपमेंट लिया है, उसकी फेयर वैल्यू 240 मिलियन थी, लेकिन उसको अक्वायर करने के लिए हमने 2 मिलियन के शेयर इशू कर दिए। देखिए, पाकिस्तान में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आपने कोई भी चीज़ परचेज करनी हो तो आप उस बंदे के पास जाएं, एक बंदे के पास, और उसे कहें कि जनाब ये 2 मिलियन शेयर्स ले लें हमसे और हमें ये एसेट दे दें। ठीक है, लेकिन अकाउंट्स यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस चीज को मना नहीं करते। वो कहते हैं कि देयर कैन बी ए ट्रांजैक्शन, कि एक बिजनेस जो है वो एक बंदे के पास आता है, उस एक बहुत बड़ा एसेट उससे लेना है, 240 मिलियन का एसेट लेना है। ठीक है जी, तो वो उसे जाके कहे कि यार ऐसे करो, ये एसेट मुझे दे दो। तो चलो, मेरे पास कैश तो नहीं है, तो तुम ऐसे करो, मेरे बिजनेस के शेयर्स ले लो। और उस बंदे को समझ आती है, वो कहता है कि हाँ ठीक है, उसको भी नजर आता है कि इस बिजनेस में पोटेंशियल है। तो देन देयर इज ए सिनेरियो कि हम उसमें उस बंदे को 2 मिलियन शेयर्स दे दें और 240 मिलियन का एसेट ले लें। अच्छा, अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी मजे की है। आपका एसेट जो है वो 240 मिलियन का है और आपने 2 मिलियन के शेयर्स इशू किए हैं। ठीक है जी, अब 2 मिलियन के जो शेयर्स इशू किए हैं, उन शेयर्स को इशू करने से आपके आपका शेयर कैपिटल तो बढ़ गया 2 मिलियन से 200 मिलियन से। 200 मिलियन के शेयर्स देने से आपने 40 मिलियन का प्रॉफिट, आपने 40 मिलियन का एसेट हासिल कर लिया है 240 मिलियन का। इसका मतलब ये है कि आपने कम पैसे दिए और आपने ज्यादा गेन हासिल कर लिया, ज्यादा वैल्यू हासिल कर ली। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि हम लोग जो एंट्री करते हैं, हम लोगों ने एंट्री करनी है एसेट अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। शेयर कैपिटल ही पे करेंगे ना, हम लोगों ने तो कैश तो दिया नहीं, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना होगा। ये एंट्री किस अमाउंट से की जाएगी, 200 मिलियन रुपीस से या 240 मिलियन रुपीस से? ये एसेट की एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये हम कितनी अमाउंट से करेंगे, 200 मिलियन से या 240 मिलियन से? देखें, शेयर्स तो हमने 200 मिलियन के दिए हैं, तो जो हमने दिया है चले वो तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लेकिन अगर एसेट भी मैं 200 मिलियन का लिखूंगा तो दिस विल बी ए मिस रिप्रेजेंटेशन कि यार एसेट तो आपके पास 240 मिलियन का है, व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग इट एट 200 मिलियन, उसकी फेयर वैल्यू तो 240 मिलियन है। तो जनाब, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 240 मिलियन, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज 200 मिलियन एंड शेयर प्रीमियम, क्योंकि हमने शेयर्स इशू किए हैं और दिस इज जस्ट लाइक हमने प्रीमियम पे शेयर इशू किए हैं, शेयर प्रीमियम 40 से क्रेडिट होगा। दिस विल बी द अकाउंटिंग एंट्री, एसेट डेबिट, शेयर कैपिटल 200 से क्रेडिट एंड शेयर प्रीमियम 40 से क्रेडिट, 40 मिलियन से। एसेट 240 मिलियन का है, उसकी फेयर वैल्यू 240 मिलियन है, और एसेट जब हम परचेज करते हैं तो हमें देखना होगा कि हमने उसको क्या वैल्यू पे की है। हमने उसको 2 मिलियन के शेयर दिए हैं, लेकिन 2 मिलियन के शेयर एट पार नहीं पे किए हैं, 2 मिलियन के शेयर उसको एट प्रीमियम पे किए हैं, दिए हैं। अच्छा, एक और मजे की बात यह है कि इस तरीके से जब हम लोग एसेट और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसमें कोई भी कैश फ्लो इन्वॉल्व नहीं है। सही है जी। सो दिस वाज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जो कि शायद इससे पहले कभी नहीं आई थी, लेकिन यह है कि आपको नहीं पढ़ाई गई थी, लेकिन यह है कि मैंने अब आपको बता दिया है कि इफ सच इज द केस, सच इज द सिनेरियो, सो देयर इज नो कैश फ्लो इन्वॉल्व। तो इसका ये मतलब है कि ये हमारे इंक्रीज और डिक्रीज के अंदर जो कैश फ्लोज आएंगे उनकी वर्किंग्स में नहीं आएगा। सही है, उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे वो भी हम देखते हैं, अभी हम इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन कैरिड आउट ऑन 30 जून 2020, रीवैल्यूएशन भी हो गई ना, देखिए हमने बात की थी ना, रीवैल्यूएशन होगी 200 से 215 पे कैसे चला गया रीवैल्यूएशन सरप्लस।
तो हमें पता चला कि एक रीवैल्यूएशन हुई है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज इंक्रीज्ड बाय रुपीज 80 मिलियन। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो 80 मिलियन से इंक्रीज हो गया है, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को 80 मिलियन से डेबिट कर दिया होगा, ठीक है जी। आउट ऑफ विच 35 मिलियन वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस बात का क्या मतलब है, इसके लिए आपको IAS 16 की रीवैल्यूएशन सरप्लस की चीजों को ज़हन में लाना होगा। उसने ये कहा है कि ये जो एंट्री की है ना हमने, पॉइंट नंबर 2 की एंट्री, ये क्या की है, इसको देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 की एंट्री, उसने कहा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ रीवैल्यूएशन carried out on 30 June 2020 property plant and equipment was increased by 80 million, यानी कि हम लोगों ने एसेट जो है उसको इंक्रीज किया है 80 मिलियन से, ओके। आउट ऑफ विच रुपीज 35 मिलियन was credited to profit and loss account। अच्छा, ये बड़ी मजे की इंफॉर्मेशन है। इसका ये मतलब है कि ये एसेट जो था ये पहले से एक रीवैल्यूएशन लॉस पे चल रहा था, रीवैल्यूएशन लॉस पे चल रहा था, यानी कि पहले इसका रीवैल्यूएशन लॉस आया था जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज किया हुआ था। तो जरा वो सिनेरियो याद करें, हमने कहा था कि अगर रीवैल्यूएशन लॉस आ जाए और फिर उसके बाद दोबारा रीवैल्यूएशन सरप्लस आ जाए, तो हम रीवैल्यूएशन लॉस जो है सबसे पहले उसको खत्म करते हैं। रिवैल्यूएशन लॉस को रिवैल्यूएशन गेन खाएगा, और 35 मिलियन जो है ये रिवैल्यूएशन गेन रिवैल्यूएशन लॉस को जाके खा रहा है। इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज हो रहा है, ओके। तो जनाब इसमें क्या किया कि हम लोगों ने कहा कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है जी 35 मिलियन का, और रिमेनिंग जो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस विच इज 45 मिलियन। ये अकाउंटिंग एंट्री हुई है जनाब 2 नंबर की। क्या अकाउंटिंग एंट्री हुई है, एसेट 80 मिलियन से डेबिट हुआ है, रिवैल्यूएशन हो गई थी, एसेट की वैल्यू 80 मिलियन से इंक्रीज होगी। कौन से एसेट की, किसी एक स्पेसिफिक एसेट की, ये सारे एसेट्स की टोटल रिवैल्यूएशन नहीं है। ये उसने कहा है एज अ रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन कैरिड आउट ऑन दिस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज इंक्रीज्ड बाय रुपीज 80 मिलियन, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो जो एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे थे उन सब की रिवैल्यूएशन की। तो हमें पता चला डिफरेंट एसेट्स हो सकते हैं ना, एक एक लॉस हो सकता है, एक गेन हो सकता है, एक रिवैल्यूएशन सरप्लस हो सकता है। जैसे कि हम लोगों ने सवाल भी किए थे कि अगर एक से ज्यादा एसेट्स हो तो हर एक की एंट्री अलग अलग करते हैं। यहाँ पे उसने इकट्ठा करके आपको बता दिया है कि 80 मिलियन का एसेट जो है वो इंक्रीज हुआ है। टोटल हमने एसेट में 80 मिलियन डेबिट कर दिया, कुछ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज हुआ, कुछ रिवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज हुआ, ठीक है। अब यहाँ से जरा गौर से देखिएगा, ये जो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है 35 मिलियन का, ये रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है ये क्या हुआ होगा, ये रिवैल्यूएशन, ये प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज हुआ होगा, और ये OCI में क्या होगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। यानी कि OCI वाला अकाउंट आपको पता है हम यहाँ पे प्रेजेंट करते होता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला, ये इस अकाउंट में 45 क्या होगा, सही है जी, इस अकाउंट में 45 क्या होगा, ओके। ये जो 35 मिलियन जो कि प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट हुआ हुआ है, दिस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्योंकि ये एक नॉन कैश हमारा प्रॉफिट है, इसमें हमें कैश नहीं आ रहा। तो ये क्योंकि प्रॉफिट में उसने ऐड किया हुआ है, तो सबसे पहले यानी कि उसने वो जो रिवैल्यूएशन लॉस पिछले सालों में आएगा उसको एडजस्ट किया होगा। तो उसके लिए जो 35 मिलियन है, दिस 35 मिलियन विल बी एडेड बैक टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर। वो जो हम लोग उसमें कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एडजस्टमेंट्स डालते हैं उसमें ये एडजस्टमेंट भी डालेंगे। तो ये भी एसेट से रिलेटेड, ये आपको पता है एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट हम सबसे एंड पे करते होते हैं, बहरहाल देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर फुली डेप्रिसिएटेड आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, फुली डेप्रिसिएटेड, यानी कि एक एसेट है जिसकी जितनी कॉस्ट है उसकी उतनी ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, अब उसकी नेट बुक वैल्यू 0 है। सोल्ड फॉर 8 मिलियन, 8 मिलियन का सेल कर दिया, वेरी गुड हो गया जी। आउट ऑफ विच 3 मिलियन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, जिसमें से 3 मिलियन रुपीज अभी भी हमारे रहते हैं लेने वाले। ये हमारे वो है कि यानी कि हम लोगों ने इसकी एंट्री इस तरीके से कर दी कि हमें 8 मिलियन मिल गया, 8 मिलियन मिलना था जिसमें से 3 मिलियन रहता है, यानी कि 5 मिलियन हमारा कैश इनफ्लो हो गया है, ठीक है जी। तो एज फार एज द इनफ्लो इज कंसर्न, हमारा 5 मिलियन का इनफ्लो हुआ है, और दूसरा हमारे रिसीवेबल्स में इंक्रीज आया है। डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू ₹290 मिलियन, ये लें जी, इसने सब कुछ बता दिया है। तो आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में उसने कहा था कि फिलहाल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई,
लेकिन अब ये है कि उसने टोटल डेप्रिसिएशन, सारे एडिशन डिस्पोजल हर चीज करने के बाद उसने कहा है कि टोटल 290 मिलियन की डेप्रिसिएशन है, ताकि आप सिर्फ डेप्रिसिएशन ही ना कैलकुलेट करते रह जाएं इस पूरे सवाल में। तो जनाब ये चार बातें जो हैं ये है आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड, जिनको अभी हम बाद में करेंगे। पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड फॉर 180 मिलियन। नई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 180 मिलियन की आई है। ले जनाब, वो जो इन्फॉर्मेशन हमें लग रहा था ना कि यार ये शायद रीवैल्यू फेयर वैल्यू मॉडल पे है, जो 120 से 290 हुआ था, तो वो एक्चुअली 120 से 290 नहीं हुआ था, उसमें कुछ 180 का इंक्रीमेंट भी है। अच्छा, टीएल अप्लाइज कॉस्ट मॉडल, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट मॉडल है, इसका मतलब है देयर विल बी सम डेप्रिसिएशन। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से काफी सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। 120 मिलियन ओपनिंग था, 180 मिलियन और आया, यानी कि टोटल 300 मिलियन हो गया, और क्लोजिंग 290 है। इसका मतलब है कि 10 मिलियन की इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर। अच्छा, इससे ऊपर पॉइंट नंबर 5 में भी उसने डेप्रिसिएशन बताई है, लेकिन वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर बताई है। तो इसका मतलब ये है कि इस इंफॉर्मेशन से वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन है। तो 290 मिलियन की डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर है, और 180 10 मिलियन की डेप्रिसिएशन हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर है। ये बात भी हमें पता चल गई। फाइनेंशियल चार्जेस, वही पुरानी बात जो हम 2-3 दफा कर चुके हैं। फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू ₹45 मिलियन। वेरी गुड। ट्रेड एंड अदर पेबल इंक्लूड्स 12 एंड 17 मिलियन, जो कि फाइनेंशियल चार्जेस से रिलेटेड है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू ₹35 मिलियन आर रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश। ले जनाब, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे थे कि 48 और 60 है। इसमें से उसने कहा है कि ओपनिंग में 20 और क्लोजिंग में 35 मिलियन ऐसा है which is readily convertible into known amount of cash, और readily convertible to cash is means कि वो हाईली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर से ये जो फिगर्स हैं ये निकाल देंगे हम, 35 भी और 20 भी, और जो रिमेनिंग बच जाएगा वो हमारा चेंज इन इन्वेस्टमेंट के तौर पे इन्वेस्टमेंट्स में नजर आ रहा होगा। लेकिन ये 35 और ये 20 जो है ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ऐड हो जाएगा, और उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास इतने बन जाएंगे। सो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट क्वेश्चन। क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें तो जो नई बातें हैं वो हैं ये कि हम लोगों ने एसेट को लिया है और शेयर्स इशू किए हैं। दूसरा, हमारे पास एक एसेट आ गया है जो रीवैल्यूएशन हुई हुई है। तीसरी, हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गई है। देखें, आई कैप का जो सवाल होता है दैट इज ए चैलेंजिंग क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन है, और 17 नंबर के सवाल में अब डेफिनेटली वो आपसे कुछ चीजों को मर्ज करके पूछेगा। दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि पहले हम हर स्टैंडर्ड को अलग अलग करेंगे, फिर उसके बाद उनके कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे। अब इस सवाल के अंदर हमें IAS 16 और IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट्स को लगाना पड़ेगा, और उसके अलावा हम लोगों ने जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वगैरह में भी पढ़ा था कि शेयर्स इशू होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह वो किया था, तो वो चीजें यहाँ पे हमारे काम आए।